इस बीच खबरों वाले स्टॉक्स पे डिटेल में बातचीत करने के लिए हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगी। पर गाबा सर, वो कौन से दो वर्ड्स थे जिसको लेकर अपन को कंफ्यूजन था, आपको याद आया क्या? जी जी, मुझे याद है बिल्कुल। एक तो था हैप्पीनेस। हाँ हैप्पीनेस। हाँ दूसरा था जॉय। दोनों में फर्क क्या है हिंदी में? हाँ, इन्होंने आशीर्वाद दिया था मुझे, और हाँ, आशीर्वाद में हैप्पीनेस और जॉय दोनों थे, और हिंदी में हम लोग कंफ्यूज हो गए कि दोनों में फर्क क्या है हिंदी के वर्ड्स। गौरांग सर, कुछ हिंदी बैठती दोनों की, हैप्पीनेस और जॉय? देखिए, दोनों का मतलब हिंदी में एक समान ही होता है जहां तक मेरे बुद्धिमत्ता काम करती है। हाँ और निर्मल आनंद लेना या फिर आनंद लेना हर एक परिस्थिति में, चाहे वो कोई भी परिस्थिति अपने जीवन में आए। और मैं उम्मीद रखता हूँ गाबा जी का आशीर्वाद आपको खूब फले और आप हमेशा इस तरीके से मुस्कुराते रहें। थोड़ा चीप आंसर दूं मैं? बहुत अच्छा। हाँ, उसमें कहते हैं खुशी वर्सेस आनंद। तो एक बहुत ही घटिया फिल्म और एक बहुत ही शानदार फिल्म। तो आनंद मेरे ख्याल से जॉय का लिटरल ट्रांसलेशन होता है आनंद। आनंद। मैं एक चीज़ बोलूँगा कि अगर आपको कभी भी लाइफ में एक मोटिवेशन की ज़रूरत है तो शाम को तो आनंद लगा लीजिए, जितनी बार मन करे ना उतनी बार लगा दीजिए। उसका म्यूज़िक और उसकी एक्टिंग, राजेश खन्ना की जो एक्टिंग थी, मेरे ख्याल से वो उस लेवल की एक्टिंग और उस लेवल के गाने और उन गानों का मीनिंग, मतलब एक आपको एक अलग ही हाई देता है, एक अलग हाई देता है। मैं आज की डेट में भी कभी भी डाउन होता हूँ ना तो दो पिक्चर देखता हूँ मैं, एक आनंद और एक शॉशैंक रिडेम्पशन। ये दो फिल्में हैं जो मतलब मेरी बकेट, मतलब मेरे उसमें सबसे ऊपर रहती हैं, मतलब और कुछ नहीं होता ना तो मैं ये दो फिल्में मैंने डाउनलोड भी की हुई हैं, दोनों फिल्में। ये दो फिल्में देख लेता हूँ, बस काम हो जाता है मेरा। भाईती साहब हाथ उठा रहे थे, कह रहे थे मैं बताऊंगा हैप्पीनेस और जॉय में डिफरेंस क्या है। Happiness is by the way Harsh also. हर्ष ऑल्सो। भाई भाईती साहब क्यों हाथ उठा रहे थे आप, क्या आंसर है? हाथ नहीं उठा रहा था सर, बट सिंस एक दूसरी मूवी एक ऐड करना चाहूंगा, इन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस के टॉपिक है और बहुत हसल और स्ट्रगल के ऊपर है, तो वो भी एक जरूर रडार पे रखनी चाहिए। बिल्कुल। विल स्मिथ और उनके बेटे जेडन स्मिथ दोनों थे, वाकई में बाप और बेटे का रोल दोनों ने प्ले किया था उसमें। और वो पिक्चर बनी थी एक रियल लाइफ स्टोरी पर। वो एक ब्रोकर थे, अब मैं वो नाम ध्यान में नहीं आ रहा एकदम से, उनकी रियल लाइफ स्ट्रगल और रियल लाइफ स्टोरी पर। देखिए आपने वो पिक्चर वैसे, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस? Pursuit of happiness. जब देखता हूँ तो पता चलता है हाँ ये तो देखी हुई नहीं, अपने को अंग्रेजी में ऐसा है। नहीं, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। और उसमें एक चीज़ आपको बताऊँ और इंटरेस्टिंग, उसमें जब वो पिक्चर आई थी तो पहली बार लोगों को लगा था कि इसकी स्पेलिंग गलत क्यों लिखी है, क्योंकि उन्होंने हैप्पीनेस की स्पेलिंग लिखी है HAPPYNESS। वो इसलिए क्योंकि जब वो उनका बेटा जब पॉवर्टी में बढ़ रहा होता है तो वो एक बहुत ही एक बेसिक स्कूल में जाता है, तो वहाँ पर वो स्पेलिंग लिखते हैं हैप्पीनेस की HAPPYNESS। तो वो जाकर उनको बोलते हैं कि नहीं ये गलत स्पेलिंग है, इसको करेक्ट करिए। लेकिन वो मतलब वही जिस्ट है उस फिल्म की। उसका एक बास्केटबॉल वाला सीन है आशीष, अगर आपको पूरी फिल्म नहीं देखनी ना, सिर्फ एक वो यूट्यूब पे डालिए परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस बास्केटबॉल सीन, एक बार वो सीन देख लीजिए बस। उसके बाद वो नेक्स्ट लेवल का सीन है, मतलब बहुत इमोशनल कर देता है वो सीन। हो सकता है हॉलीवुड में कोई जुमानी साहब हो हाँ, हो सकता स्पेलिंग के लिए, है। I'm sure होंगे। और हम ऐसे बातचीत करते रहते, भाईती साहब को इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बना देते। क्रिस्टोफर गार्डनर नाम था उनका। अच्छा चलिए अब जरा सा खबरों वाले स्टॉक्स पे फोकस की तरफ बढ़ा जाए। गाबा सर, ये अगला आशीर्वाद देने का समय कब बांधे अपन? मैं कल के लिए माफी चाहता हूँ। कल एक मीटिंग थी हमारी सेबी की, तो उसमें मुझे इन्वॉल्व था, इसलिए मैं नहीं कर पाया। ऑनलाइन मीटिंग थी। सेबी की मीटिंग? जब आप सब बोलो। ठीक, अभी तो समय बढ़ नहीं रहा ना? बिल्कुल बिल्कुल, आज करें, आज कल बोलो, कल आप बोल। नहीं, अरे सवाल नहीं समझ रहा आप। सेबी की इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, ये आजकल में तो समय नहीं पड़ने वाला ना? नहीं, अभी नहीं, वो कल थी। अभी वेडनेसडे को ही है, वो शाम को है, लेकिन डोंट वरी। चलिए अच्छा, चलिए अब खबरों वाले स्टॉक्स पे मूव करा जाए। पहला है कोटक महिंद्रा बैंक। कल शाम को सीनियर लेवल कुछ शफल अनाउंस करे गए, समझ लेते हैं। हर्षदा, गुड मॉर्निंग, क्या अपडेट्स हैं? गुड मॉर्निंग आशीष। तो जो दो होल टाइम डायरेक्टर्स थे उनको जॉइंट एमडी और साथ ही डेप्टी एमडी का पद दे दिया गया है।
तो शांति एकाम्बरम अब डेप्यूटी एमडी रहेंगी बैंक की। ये जॉइंट होल टाइम डायरेक्टर थी। मार्च 1 ऑनवर्ड्स दरअसल ये पदभार संभालने वाली है इस पोजीशन पर। और साथ ही साथ केवीएस मनियन जो भी होल टाइम डायरेक्टर थे, अब वो जॉइंट एमडी के तौर पर 1 मार्च से पोजीशन पे आते हुए दिखाई देंगे। जैसे आप लोग मेंशन कर भी रहे थे, ये दरअसल थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता है फेडरल बैंक के लिए, क्योंकि ये मार्केट में रूमर था कि शायद केवीएस मनियन वो 3 नामों में से एक थे जो फेडरल बैंक के अगले चेयरपर्सन बन सकते हैं। इसके साथ ही देवांग घिवाला को चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया गया है। अप्रैल 1 ऑनवर्ड्स ये पद संभालेंगे। और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मिलिंद नांगुर रहने वाले हैं। ये पहले चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर थे। तो ये कुछ थोड़ी सी मैनेजमेंट रिशफल हुआ है यहाँ पर। पॉल परम्बी को भी ग्रुप चीफ रिस्क ऑफिसर के तौर पर यहाँ पर कंटिन्यूएशन मिली है। वो पहले से बने हुए हैं इस पोजीशन पर। तो ये कुछ चेंजेस हैं। ऑफ कोर्स वो केवीएस मनियन से फेडरल बैंक पर एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको आशीष बता दूं, जब नए एमडी की यहाँ पर तलाश थी, तब शांति एकाम्बरम, केवीएस मनियन कई सारे लोगों से मिल रहे थे और बेसिकली ब्रांड को रिवैम्प करने की तैयारी थी। तो उसका मेरे ख्याल में अब आगे इफेक्ट आता हुआ दिखाई देगा। ये अपने आप को एक रीब्रांड करने की कोशिश में है, एक ज़्यादा कंज्यूमर सेंट्रिक, कंज्यूमर ओरिएंटेड ब्रांड के तौर पर, और सिर्फ एक एचएनआई ब्रांड के तौर पर नहीं। तो मेरे ख्याल में वो रीब्रांडिंग की भी प्रोसेस अब शुरू होती हुई दिखाई देगी। ये हैं अपडेट्स कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर। तो एमडी के लिए आरबीआई की जरूरत थी, अब ये जॉइंट एमडी, डेप्यूटी एमडी, इनके लिए किसी की परमिशन की जरूरत इनके लिए किसी की बस परमिशन में की जरूरत भेज नहीं देंगे है। कि हमने बना दिया है इस टाइप हाँ, इसमें ना अब देखिए क्या होता है ना, मतलब टेक्निकली क्या बोलें इसको, मतलब स्पिरिट वाकई में जो आरबीआई की है उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये मतलब डिसीजन आपको लेना है बेसिकली। लेकिन हाँ, जो भी है, लेकिन देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, मनियन साहब की और शांति एकाम्बरम की काबिलियत में कोई कमी नहीं है 100%। और टेक्निकली अगर तो ये आरबीआई वाला रूल नहीं होता तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक अगर कोटक बैंक का एमडी या सीईओ बन जाता तो हम में से कोई क्वेश्चन नहीं कर पाता कि नहीं क्यों बनाया इनको। दोनों का प्रोफाइल बहुत शानदार है और दोनों ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पॉइंट ये है कि अगर आरबीआई ने बोल दिया कि नहीं मुझे इन दोनों नाम में से कोई पसंद नहीं है, मतलब मंजूर नहीं है एक एमडी एंड सीईओ के लिए, तो उसके बाद फिर क्या आपको करना चाहिए, ये डिसीजन मेरे ख्याल से। इसमें उससे ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। समझ गया, बिल्कुल ठीक है, सटल हिंट बढ़िया है। कोटक महिंद्रा बैंक रखिए, इस रीजिक के बाद देखते हैं आज ये स्टॉक किस तरह से रिएक्ट करता है। पोजीशन कैसा है वो समझ लेता हूं। मानस, कोटक महिंद्रा बैंक कल 1730 के आसपास की क्लोज, थोड़ा सा सबड्यूड कल का सेशन रहा है इसके लिए, अदरवाइज कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? देखिए, अगर हम अभी तक के ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तो बिल्कुल नेगेटिव लगता है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स बन रहा है, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है कि 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास अब स्टॉक ट्रेड करने लगा है और 2021 से काफी बार 1650 और 1675 की रेंज में स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो वो ध्यान रखना है। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 1620 के नीचे लगाना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन अगर आप फ्रेश लॉन्ग लेना चाहते हैं तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। केवल अगर 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 1770 है, 1770 के ऊपर निकले तभी आपको कोटक बैंक में एक लॉन्ग पोजीशन बनानी है। ओके, कंडीशनल है भाई, है तेजी के सौदे तो होल्ड करिए। फ्रेश तेजी करनी है जब 1770 के ऊपर की ट्रेजेक्टरी पर कोटक महिंद्रा बैंक चलना शुरू करे। चर्चा हुई थी फेडरल बैंक की फंडामेंटली क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, क्योंकि कुछ हद तक तेजी पिछले कुछ दिनों की फेडरल बैंक में इसलिए आ रही थी क्योंकि नए एमडीज के नाम जाने थे। उस चयन में सूत्र ऐसा कहते थे कि मनियन साहब का भी नाम था, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। कल वैसे ऑलरेडी दिन के लोज पे बंद हुआ है। सतपुते साहब, फेडरल बैंक बढ़िया मूव्स ऑफ लेट, रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों के आसपास, कल थोड़ा सा सल्क कर रहा था स्टॉक और ये खबर आती हुई दबाव गहराएगा क्या? या आप लोग का व्यू 162 163 पे फेडरल बैंक पे क्या बन रहा है? आशीष जी, देखिए अगर फेडरल बैंक का डेली चार्ट देखें तो इसका एक टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ था 152 के आसपास और जो पैटर्न था दैट वाज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, टारगेट था 165 कल हिट हुआ, वहां से करेक्ट हुआ, तो मुझे लगता है थोड़ा कूल ऑफ होगा और इसका जो सपोर्ट बनता है वो है करीबन 152 का। लेकिन एट द सेम टाइम 163 टू 152 तो 10 रुपए का फॉल, आई डोंट नो, लेकिन इंटरमीडिएट सपोर्ट कहां बनेगा
मेरे हिसाब से आशीष जी, इसका आज का अगर ये कूल ऑफ भी होता है तो इसका पहला सपोर्ट आप 157 का पकड़े। अगर 157 टूटेगा तो 152। लेकिन आशीष जी, एक बात मैं मेंशन करूंगा, प्रोबेबली आप यहाँ पे न्यूज का इंपैक्ट देखोगे, लेकिन चार्टिकली फेडरल बैंक का जो स्ट्रक्चर है वो वीक नहीं है। तो मुझे लगता है लेवल्स पे कहीं ना कहीं ये सपोर्ट लेने की और बाइंग उभरने की चांसेस बहुत ज्यादा है। हाँ, बैंक तो बहुत बढ़िया है, मिड कैप स्पेस में मझोले बैंक्स में बढ़िया आउट परफॉर्मेंस भी इसने डिलीवर करा है। एक थोड़ा सा नीजर शायद हो सकता है, लेकिन चार्ट्स में कोई दिक्कत नहीं है, चार्ट्स बढ़िया है। लोअर लेवल्स पे फिर से नजर डालेंगे अगर वीकनेस ग्रिप करती है स्टॉक को आज के ट्रेडिंग सेशन में। बैंक्स काफी हो गए, एचडीएफसी बैंक की डिटेल में चर्चा कर ली, उसके बाद कोटक का रीजेक, रिपरकशन फेडरल बैंक के, सब पे चर्चा हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, लार्ज ट्रेड्स पे अब फोकस करा जाए। कुछ कल हुए, कुछ की खबरें आ रही हैं कि होने की तैयारी हो रही है। उनमें सबसे इंटरेस्टिंग वर्लपूल ऑफ इंडिया, थोड़ा सा इलिक्विड काउंटर है तो गौरांग सर के पास जाऊंगा। फंडामेंटल वैसे पता नहीं गौरांग सर के कवरेज में है, गौरांग सर है क्या वर्लपूल कवरेज में आप लोग के? जी बिल्कुल कवरेज बस में तो आ रहा हूं हमारी। आपके पास। पहले हर्षदा, खबर क्या है? प्रोमोटर्स यहाँ पर कुछ हिस्सा बेचते हुए दिखाई देंगे। लगभग 24% स्टेक दरअसल एक ब्लॉक डील के जरिए बेचने के लिए आ सकता है। आशीष, करीब $450 मिलियन का यह सौदा होगा। जो प्राइसिंग है वो कल की क्लोजिंग प्राइस से करीब 7.5% के डिस्काउंट पर तय की गई है, यानी कि 1230 रुपये प्रति शेयर पर यह ब्लॉक डील होने के आसार बन रहे हैं। ओके, वर्लपूल का तो विदेशी पेरेंट है, वो अपना 24% हिस्सा बेच रहा है। एमएनसी है जिसमें विदेशी पेरेंट का, वर्लपूल कॉर्पोरेशन का 75% स्टेक है। 24% बेचेगा तो भी मेजॉरिटी इन्हीं के पास रहेगी, 51%। और इससे पहले, काफी समय पहले, ये स्टॉक का जरा लंबा चार्ट खोलिएगा साल भर का, तब ठंडा पड़ना क्यों शुरू हुआ था तब खबर आ गई थी। इस साल का चार्ट खोलिए, तब वर्लपूल के लिए मेंशन था कि माल बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि इनके ग्लोबल पेरेंट की बुक्स पे जो डेट है उसे रिड्यूस करने के लिए हिस्सेदारी हिंदुस्तान में बेची जाएगी। तो देखिए कैसे वो स्टॉक ठंडा पड़ा, उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है। गौरांग सर, कैसे रीड कर रहे हो इस न्यूज को? अरे वर्लपूल एक बढ़िया एमएनसी, कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस, वाइट गुड मैन्युफैक्चरर, एक 24% बेचने जा रहा है। कोई स्ट्रेटेजिक बायर नहीं आता, कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टर एक साथ नहीं उठाता, बाजार में आके बेचना पड़ रहा है। कैसे रीड करूं इसको मैं? वर्लपूल पे आप लोग का व्यू क्या है? तो कवरेज है हमारी आशीष, और मेरे ख्याल से ये खबर को लेकर के और जो मूल्यांकन को लेकर के बातें आ रही सामने, स्वाभाविक है आज के दिन में या फिर कुछ दिनों तक थोड़ा दबाव बन के रह सकता है इसके ऊपर। नीचे के तरफ के दायरे आप बिल्कुल देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं पूरे वाइट गुड कंज्यूमर ड्यूरेबल अप्लायंसेस की बात करूं एज अ क्षेत्र, तो ये वर्लपूल हुआ, वोल्टास हुआ, ब्लू स्टार जैसी कंपनियां हो गई, हैवेल्स इंडिया जैसी कंपनियां हो गई, मेरे ख्याल से मांग काफी दुरुस्त है। और एक तो है न्यू ऑर्डर मार्केट और दूसरा है रिपीट ऑर्डर्स। तो ये दोनों को ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से, और उसके साथ साथ आशीष, मेरे ख्याल से ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण जो इलाके हैं हमारे भारत देश के, वहां से जो मांग आएगी वो काफी सपोर्टिव रह सकती है। खाली एक ही है, इस खबर को चलते देखते हुए मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत दबाव बन सकता है। पर दबाव कहा जा रहा है, डिस्काउंट पे सौदा होता हुआ नजर। खैर देखते हैं। एक तो ये भी क्लैरिटी नहीं कि आज ही होना है या आने वाले दिनों में होना है, पर ये होने की तैयारी हो रही है। तो देखते हैं आज ही प्ले आउट हो गया कि नहीं होता, लेकिन किस विंडो पे होगा, किस तरह के एपेटाइट आते हैं, किस तरह के इन्वेस्टर्स चेक इन करते हैं, वो सब भी डिफाइनिंग फैक्टर होंगे वर्लपूल ऑफ इंडिया के लिए। पर ये तो वर्लपूल जिसमें हो सकता है, कल कईयों में हो गए। वो लार्ज ट्रेड्स के अपडेट्स क्या है? द रेडार पर ऑफ कोर्स सूला विनयार्ड था, जहां पर वो वेरलनेस्ट ने अपनी हिस्सेदारी बेची। करीब 70.42 लाख शेयर बिके, यानी कि 8.34% का हिस्सा बिका है 576 रुपीज 78 पैसे के भाव पर। यहाँ पर एक और माउसर रैना करके एलपी है, उन्होंने भी 29 लाख शेयर बेचे, तो 3.43% उनकी तरफ से ऑफलोड हुआ है। अब मॉर्गन स्टैनली एशिया ने करीब 8.65 लाख खरीदे हैं 575 रुपीज़ प्रति शेयर पर। तो ये एक नाम सामने निकल कर आया है, लेकिन क्लियरली आज देखते हैं वो स्टॉक में रिकवरी आती है या नहीं, क्योंकि दो एंटिटीज़ ने बेचा। एक तो जो नॉन था और लगे हाथ फिर रिकॉर्ड सौदा होता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन मॉर्गन स्टैनली जैसे बड़े निवेशकों ने हिस्सेदारी ली है।
मिंडा कॉप में भी आप देखिएगा एक निवेशक बेला अग्रवाल है, उन्होंने अपनी 4.53% स्टेक बेचा, लेकिन इनकी बिकवाली के सामने आप देखिए किस तरह के सामने बायर्स आए हैं। मोतीलाल ओसवाल ने 43 लाख से ज़्यादा शेयर खरीदे, यानी कि 1.82% ऑफ इक्विटी। कोटक महिंद्रा बैंक ने नियरली 43 लाख शेयर खरीदे, 1.8% ऑफ इक्विटी। महिंद्रा मनु लाइफ म्यूचुअल फंड ने भी कुछ 7.4 लाख शेयर खरीदे हैं। तो ये कुछ नाम सामने निकल कर आए। तो क्लियरली इस सौदे में कई सारे नाम उभर कर आए हैं। इंटरेस्टिंग है। मिंडा कॉर्पोरेशन में मार्की बायर्स चेक इन करते हुए और बेला अग्रवाल पब्लिक शेयर होल्डर थी, उन्होंने अपना पूरा 4.5% हिस्सा कल बेचा, हाथों हाथ खरीद लिया गया। सूला के केस में वाकई एक तो पता था वल्नरेबल माल बेचेगा, लेकिन एक और बेचने आ गया। कुल मिलाकर 12.25% हिस्सा बिका और नाम में, बड़े नाम में सिर्फ एक ही सामने आया। बिका माल है कुल मिलाकर मेरे ख्याल से 1 करोड़, उसमें से 8.5 लाख शेयर्स के आसपास मॉर्गन स्टैनली, बाकी बायर्स सामने नहीं है। तो इसीलिए सूला कल उभरा ही नहीं दिन भर। बैती साहब, कल के उस लार्ज ट्रेड के बाद सूला पे अब क्या व्यू बनेगा? दिन के लोज पे जाके बंद हुआ था। जी आशीष जी, प्रेशर काफी है और जिस हिसाब से कल 7.5% ऑलमोस्ट 8% की गिरावट देखने मिली। आज बहुत अहम दिन हो जाएगा सूला के लिए, क्योंकि इसका जो 560 का जो जोन है वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो ब्रीच करता है तो फिर जिनके पास भी लॉन्ग है एग्जिट करने की सलाह है। बट कल जिन्होंने पोजीशन ली है लॉन्ग, अगर कोई डिप में बाई किया है तो बने रहे, 560 का एक स्टॉप लॉस रखे। हमें लग रहा है शायद इसमें आज अब एक ये डील हो जाने के बाद अब एक पुल बैक देखने मिल सकता है और 590 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं इसमें वापस। ओके, इस बीच ब्लॉक डील विंडो का एक अपडेट आता हुआ। टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन में अच्छा खासा है, 1 करोड़ 18 लाख शेयरों का सौदा होता हुआ, 250 करोड़ रुपए के आसपास। इस बीच पालविया साहब स्क्रीन पे रेडी आपको नजर आएंगे। पालविया साहब, हाय, गुड मॉर्निंग। पालविया साहब, आपके प्रेफर्ड पिक पे आऊं उससे पहले हम लोग ने बहुत डिटेल में HDFC बैंक की चर्चा कर ली, वो इनकम्प्लीट रहेगी जब तक एक टेक्निकल सा व्यू में पर्सपेक्टिव न ले लूं। एक्सिस का क्या व्यू बन रहा है HDFC बैंक पे? क्या कर रहे हो आप लोग? एक्यूमुलेट कर रहे हो लेवल्स के आसपास? नहीं। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो देखिए, HDFC बैंक अगर हम टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। पिछले 3-4 वीक में भी देखें तो लोअर बैंड के आसपास ही स्टॉक में जो करेक्शन हुआ था उसके बाद लोअर बैंड पे ही ये एक यहाँ पे एक्यूमुलेट होते हुए दिख रहा है। लेवल्स की बात करें तो 1380 यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट लेवल है जिसको हम क्लोजली वॉच कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ जरूर यहाँ पे स्टैगर्ड बाइंग की एडवाइस हमने क्लाइंट्स को दी है, जो कि एक लंबे समय के लिए निवेश करने के लिए यहाँ पे मार्केट में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। तो 1380 1360 ये लेवल एज ए स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे रखे, और हमें लगता है कि थोड़ा पुल बैक यहाँ पे बनते हुए दिख सकता है। ऑलरेडी ओवरसोल्ड है स्टॉक, 1400 के ऊपर कंफर्टेबली कल क्लोज हुआ है। तो हमें लगता है कि अगर ये इसके ऊपर बना रहा तो यहाँ पे एक मूव 1440 1450 की तरफ आते हुए दिख सकता है। वहां पे मेजर सप्लाई जोन है डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से भी, अगर वो लेवल क्रॉस होते तो शॉर्ट कवरिंग बनेगी। टिल द टाइम हमें लगता है अगर ये फैब सीरीज में 1440 के आसपास ही रहता है तो ऑलमोस्ट एक म्यूटेड ही यहाँ पे बिहेवियर रहेगा, उसके ऊपर ही यहाँ पे मेजर शॉर्ट कवरिंग बनेगी। आज के लिए जो स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है क्यूमिंस इंडिया का। ये स्टॉक में कंटिन्यूटी बनी हुई है, कल के सेशन में भी देखें तो एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आते हुए दिखी है। जिस तरीके से स्टॉक के ओवरऑल स्ट्रक्चर है, हमें लगता है यहाँ पे मोमेंटम हायर साइड पे बनते हुए दिखेगा। 2690 2700 तक की अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा करीब वो होगा 2615 के आसपास। रिजल्ट सीजन खत्म हो गया भाई, विंडो खुल गई है, खूब ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। अभी टूरिज्म कॉर्पोरेशन की बात कर रहे थे, अभी जिंदल 100 आ गया, ऑलमोस्ट 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन आपने मेंशन करा ही था, दर दर होती चले जा रहे हैं। 100 करोड़ रुपए के आसपास की लार्ज ट्रेड वहां जिंदल 100 में भी होती है, वो टिकर टीम ब्यूटीफुली अपडेट कर रही है। अब चला जा हजदा के पास बाकी के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जानने के लिए। हजदा, और क्या क्या रडार पे? हाँ, दीपक फर्टिलाइजर रेडार पर रखेंगे आशीष। यहाँ पर इन्होंने एक 15 साल का LNG कॉन्ट्रैक्ट एक नॉर्वेजियन कंपनी एक्विनोर के साथ साइन किया है। उसके तहत इनको करीब 0.65 मिलियन टन LNG अगले 15 सालों के लिए सप्लाई करनी है। ये शुरू होगा कॉन्ट्रैक्ट करीब 2026 में। ये प्राइमरीली LNG जो डिलीवर होगा वो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में डिलीवर होगा। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली
एक वैल्यू चेन को और मजबूत करेगा दीपक फर्टिलाइजर के लिए। जो वैल्यू चेन होगी वो गैस टू अमोनिया वाले बिजनेस के लिए रहेगी, उस लिहाज से एक पॉजिटिव है कंपनी के लिए। टोरेंट पावर रेडार पर रहेगा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन करीब 4 प्रोजेक्ट्स के लिए ले किया है। 25,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं जो उत्तर प्रदेश में डेवलप किए जाएंगे। एनबीसीसी को 3 अलग अलग ऑर्डर्स जिनका क्यूमुलेटिव जो अमाउंट है 369 करोड़ का इनके हाथ लगता हुआ दिखाई दिया है। टीटागढ़ रेल आप रेडार पर रखेंगे। दरअसल ये moneycontrol.com की एक्सक्लूसिव खबर है, जहां पर अपडेट यह आ रहा है कि कंपनी ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन कोचेस बैंगलोर मेट्रो के लिए सप्लाई करती हुई दिखाई देगी अप्रैल ऑनवर्ड्स, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा सीआई ऑटोमोटिव भी रेडार पर रखिएगा, नतीजे आ चुके हैं। मुनाफा 168-69 करोड़ के आसपास आया वर्सेस अ लॉस। रेवेन्यू में दबाव है, लेकिन इबिट्टा में करीब 12% तक की ग्रोथ देखने को मिली है और साथ ही साथ मार्जिन्स भी थोड़े से इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए हैं। 13% के मार्जिन्स करीब 14.5% के आसपास आ गए, तो वो भी स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। रखिए इन तमाम स्टॉक्स रेडार पे। अच्छा, आज नतीजे आने 2 और कंपनीज के जिनके Q4 रिजल्ट्स हैं, दिसंबर एंडिंग कंपनीज हैं। एबीबी इंडिया, एलांटास बेक इंडिया। एबीबी के चार्ट नतीजों से पहले कैसे लग रहे हैं? गाबा सर एक बार नजर डालेंगे क्या? एबीबी इंडिया आज नतीजे आने हैं सर। बिल्कुल, मुझे ये स्टॉक बहुत बढ़िया लग रहा था। पिछले दिनों हमने देखा था यहाँ पर बहुत बढ़िया बेस बना हुआ है। एबीबी में 4400 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मेरे ख्याल से इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी जब ये पार कर लेगा 4600। जब तक ये 4600 पार नहीं करता, इसका जो नेक्स्ट मूव जो है, इस नॉर्मली इसमें ट्रेडिंग मूव मिलता है, स्विंग ट्रेडिंग। आज लो 8-10 दिन रखो, वैसे वो शुरू होगा जब वो 4600 मूव पास कर लेगा। तब तक थोड़ा अवॉइड कर लिए, रिपोर्ट आने दीजिए, रिजल्ट 4600 पार कर लीजिए, खरीद लीजिए, फिर एक मूव अच्छा देखेंगे 2-4 दिनों के लिए एबीबी इंडिया। कोल इंडिया के कल के डिसअपॉइंटमेंट के बाद 2 ब्रोकरेज रिपोर्ट सामने। कोल इंडिया चल रहा है मेरे ख्याल से 460, हाँ कल पेट के 460 पे आया है। तो सीएलए से तो आउट परफॉर्म दे रहा है, लेकिन लक्ष्य 480 का, कल की क्लोज से 19 रुपए ऊपर का। सिटी न्यूट्रल का कॉल दे रहा है 430 के लक्ष्य के साथ, यानी कि कल की क्लोज से 30 रुपए नीचे का। ऐसे में चार्ट्स पे समीकरण बैठ कैसे रहे? रशदा जी एक बार कोल इंडिया पे प्लीज नजर डालो मैम। जी बिल्कुल, जहां तक कोल इंडिया की बात है, कोल इंडिया का ट्रेंड तो हमें मालूम है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। अब कल के दिन में जो प्राइस एक्शन हुई है विच वाज क्वाइट स्ट्रांगली नेगेटिव, तो इसमें यहाँ पे थोड़ा फर्दर डाउनसाइड मुमकिन है। और इसका इम्पोर्टेंट एक सपोर्ट जो इमर्ज होता है वो 444 पे होता है, तो 444 तक की यहाँ पे डाउनसाइड शायद आ सकती है, लेकिन वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो 444 मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए और वहां से दोबारा से एक अपस्विंग जनरेट होना चाहिए। तो जिनको फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनानी है वो 444 का इंतजार करें, तब तक वेट कर लें। चलिए अब हो गई सारी मुनाफे की तैयारी पूरी, सारी इंपॉर्टेंट चीजें टच अपॉन कर ली है। आज एक लिस्टिंग भी है विभोर स्टील नाम की कंपनी की। ट्रांजिशन कर लिया जाए अब पहला सौदा की तरफ। ये है पहला सौदा, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।